हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अगस्त माह के गणित विषय के मासिक टेस्ट को हल करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आने वाले वीडियोज़ में मैं कक्षा 9वीं और 10वीं के शेष रहे विषयों के मासिक टेस्ट के संपूर्ण हल भी आपके सम्मुख लाऊंगा। तो उन वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको तुरंत उन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों का हल विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे ताकि आप प्रश्नों के केवल उत्तर नहीं बल्कि उन्हें कैसे ज्ञात किया जाए उसमें भी सक्षम होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्व अंतर ऋण 2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हमें प्रथम पद यानी ए का मान तो 7 दिया है और डी यानी सार्व अंतर इसका मान दिया है ऋण 2। तो हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं समांतर श्रेणी के। तो पहला पद ए होता है तो ये तो 7 हमें दिया ही है, तो पहला पद हमारे पास हो गया 7। दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी के लिए हम यहाँ मान निकाल लेंगे। तो ए का मान है 7 और धन और डी यानी सार्वंतर का मान है ऋण 2। तो 7 और ये धन और ऋण का गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा ऋण 2। तो 7 में से 2 गए तो बचे 5। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो गया 5। अब हमें तीसरा पद निकालना है। दूसरा पद यहाँ 5 हो गया। अब तीसरा पद हमें पता है, तीसरा पद होता है ए धन 2d। तो ए धन 2d के लिए हम ए का मान पुनः 7 हमें दिया है, धन 2 और d गुणा में है 2 के साथ, तो गुणित ऋण 2 जो कि d का मान है। फिर 7 धन, यहाँ पे 2 धन का है और यहाँ 2 ऋण का है, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण और 2 दूनी 4। तो यहाँ 7 में 4 गए तो बचे 3। तो तीसरा पद हमें मिल जाएगा 3। और अंतिम पद जो चौथा पद है होता है, यहाँ चौथा पद होगा ए धन 3d। तो यहाँ पर ए के स्थान पर हम रख देते हैं 7 धन 3 और d का मान है ऋण 2। तो पुनः इस धन और ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण, यहाँ पे 7 और 3 दूनी 6। तो 7 में 6 गया बचा 1। तो चौथा पद हमारा मिल गया 1। तो इस प्रकार 4 पद हो गए 7, 5, 3 और 1। तो ये हमें दिया है 7, 5, 3, 1 ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7, 5, 3, 1। दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। AD बराबर x, DB बराबर x ऋण 2, AE बराबर x धन 2 तथा EC बराबर x ऋण 1, तब x का मान होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि D समांतर है BC के, तो हमने चित्र में भी यहाँ बना दिया है। DE जो है इस भुजा BC के समांतर है। साथ ही AD का मान हमें x दिया है, ये मैंने x लिख दिया यहाँ। फिर DB का मान x ऋण 2 है, AE का मान x धन 2 है और EC का मान x ऋण 1 है। तो जो मान जिसके हैं उन्हें मैंने चित्र में दर्शा दिया है। अब यहाँ पर हमें पता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज में कोई एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी DE समांतर है BC के, तो जो AD है AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, यानी इनका जो अनुपात होगा वह समान होगा। तो हम रख देते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सभी मान हम रख देंगे। तो AD का मान है x बटे DB का मान है x ऋण 2 बराबर
ए ई का मान है x धन 2 और बटे ई सी का मान है x ऋण 1। अब हम यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो x का गुणा x ऋण 1 से होगा बराबर ये x ऋण 2 का गुणा x धन 2 से होगा, तो x ऋण 2 गुणित x धन 2। तो x और x का गुणा होगा तो x वर्ग, फिर x का गुणा ऋण 1 से तो ऋण x बराबर x का गुणा x से होगा तो x वर्ग, फिर x का गुणा 2 से होगा तो धन 2x, फिर ऋण 2 का गुणा x से होगा तो ऋण 2x, फिर ऋण 2 का गुणा इस ऋण 2 से होगा तो ऋण 4। तो ये 2x धन का और 2x ऋण का है, कैंसिल हो जाएगा, और x वर्ग जब उस साइड जाएगा तो ये धन वाले x वर्ग से ऋण वाला x वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो x वर्ग से x वर्ग यहाँ कैंसिल हो जाएगा जब ये उस साइड जाएगा, तो बचेगा यहाँ ऋण x बराबर ऋण 4। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4, और यही हमें ज्ञात करना था। तो हमसे x का मान पूछा गया था, तो जो है 4, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं रिक्त स्थानों की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो हमसे जिस क्रम का पद पूछा जाता है वह मान हम n के स्थान पर रख देते हैं। जैसे हमसे प्रथम पद पूछा गया है तो हम n का मान 1 रख देंगे, जैसे 3 धन 2n, तो हमें प्रथम पद निकालना है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 1, इसलिए 3 धन 2 गुणित n का मान 1 है, क्योंकि पहला पद निकालना है तो n की जगह 1, तो 3 धन 2 को 2 और 3 और 2 हो जाएगा 5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5। अब दूसरा रिक्त स्थान है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव रिक्त स्थान होता है, तो यह सदैव समान होता है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य की। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए, जिसके अंतर्गत पहला कथन है, यदि ए बी सी ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a धन c बटे 2 है। तो ये सही बात है, b का मान पहले और दूसरे मान के योग का आधा होता है, तो ये कथन है सत्य। अब आते हैं दूसरे कथन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत दूसरा कथन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। कोई भी दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक कसौटी को पूरा करती हैं। जैसे पहली कसौटी है एंगल एंगल, यानी एक आकृति के दो कोण किसी अन्य उसी प्रकार की आकृति के दो कोण के बराबर होने चाहिए। दूसरी कसौटी है एंगल एंगल एंगल, यानी किसी एक आकृति जैसे कोई एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी अन्य त्रिभुज की तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज या अन्य कोई दूसरी आकृति समरूप होती है। इसी प्रकार तीसरी कसौटी है साइड एंगल साइड, जब एक आकृति की कोई दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के स्थित कोण आपस में बराबर हों, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर हों दो आकृतियों के, तो दोनों समरूप होती हैं। इसी प्रकार एक और कसौटी होती है साइड साइड साइड, जब दो आकृतियों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तब वो दोनों आकृति समरूप होती हैं। समरूप यानी रूप में समान। तो ये दोनों कथन सत्य हो गए हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है,
एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है 5, 10, 15 डैश 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 के 8 पदों का योग क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं किन्हीं दो पदों का जो अंतर है वह समान है, यानी 5 में 5 जोड़ने पर 10 मिल रहा है, 10 में 5 जोड़ने पर 15 मिल रहा है। तो यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है और इसके हमें 8 पदों का योग निकालना है। तो हमें यहाँ पर केवल योगफल लिखना है क्योंकि ये मात्र 1 अंक का प्रश्न है, लेकिन आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है 5, 10, 15 जिसकी हमें 8 पदों का योग, प्रथम 8 पदों का योग निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम एक सूत्र लिखेंगे एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n ऋण 1 गुणित d। तो यहाँ पे n का मान वही होगा जितने पदों का हमें योग निकालना है। s का मतलब है सम यानी योग। तो Sn मतलब हमें यहाँ S8 लिख देंगे, यानी हम 8 पदों का योग निकाल रहे हैं, सम ऑफ 8 टर्म्स बराबर n का मान पुनः हम 8 रख देंगे तो 8/2, फिर 2 गुणित a, ये 2 और 1 गुणा में है तो 2 गुणित a मतलब पहला पद, तो पहला पद है श्रेणी का 5, तो 2 गुणित 5 धन फिर से n यानी 8 पद, क्योंकि 8 पदों का योग निकाल रहे हैं। तो 8 कोष्टक के अंदर ऋण 1 गुणित d यानी सार्वंतर, तो हर दो पदों के बीच में 5 5 का अंतर है तो d का मान आ जाएगा 5। हल कर लेते हैं इसे। 8 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 4, फिर 2 पंजे 10 धन 8 में से गया 7 और 7 का गुणा फिर 5 में होगा तो 7 पन्ना 35, तो 35 और 10 45 हो जाएगा और योग होने पर कोष्टक खुल जाएगा और 45 और 4 का गुणा करेंगे हम तो 4 पंजे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 चौके 16 और 2 18, तो योगफल आ जाएगा 180। जब आप मैनुअली भी इन्हें 8 पदों को जोड़ेंगे यानी 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके आप जब 8 पदों को जोड़ेंगे तो उनका योग वैसे भी 180 ही आएगा जैसा हमने सूत्र से ज्ञात किया है। तो आपको यहाँ पर केवल उत्तर ज्ञात करना है, तो आप केवल उत्तर के लिए जो विधि आसान समझें उससे आप इसे निकाल सकते हैं, किंतु यही प्रश्न अगर ज़्यादा अंकों का आएगा तो अब इसे आप इसी प्रकार से करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के हल की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत दूसरा जो एक शब्द या वाक्य का प्रश्न है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसका कारण क्या है वह भी मैं बता देता हूँ। हमने समरूपता की कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी दो आकृतियाँ समरूप होती हैं जब उनके या तो कोई 2 संगत कोण बराबर हों या 3 संगत कोण आपस में बराबर हों कम से कम। तो हम जैसे 2 यहाँ वर्ग बनाते हैं अलग अलग आकार के, ये अलग अलग आकार के मैंने 2 वर्ग बना लिए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इनके जो संगत कोण हैं, चारों संगत कोण जो है वह 90 अंश के हैं, यानी इन दोनों आकृतियों के चारों कोण ही आपस में बराबर हैं। तो जब कम से कम 2 या 3 कोण बराबर होते हैं तो 2 आकृतियाँ समरूप होती हैं। यहाँ चारों ही कोण सदैव बराबर होंगे। आप किसी भी आकार का वर्ग बना लें उसके चारों कोण समकोण होंगे, तो इस प्रकार सभी वर्ग समरूप होंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो हमें इस प्रश्न में प्रथम पद यानी a और सार्वंतर यानी d ये दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणित d। तो हमें तीसरा पद दिया गया है तो a3 बराबर a धन 3, यानी तीसरा पद है इसलिए n का स्थान 3 ले लेगा गुणित d। तो a3 बराबर a प्लस 2d।
तो A3 का मान हमें पता है, यहाँ दिया है, तीसरा पद इन्हें 5 दिया है, तो 5 बराबर A-2D। इसी प्रकार हमें सातवां पद 9 दिया गया है, तो A3 की जैसे ही अब हम A7 निकालेंगे, तो A7 बराबर A-N के स्थान पर पुनः 7 ऋण 1 गुणित D। तो A7 का मान हमें 9 दिया गया है, तो मैं 9 रख देता हूँ, और A-7 में से 1 गया तो 6D। इसे समीकरण 1 देंगे और इसे समीकरण 2 देंगे। तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 बराबर, यहाँ A में से A घट जाएगा और 6D में से 2D जाएगा, तो A में से 1 घट जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 6D में से 2D गया तो बचा 4D। तो यहाँ 4 इस तरफ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 4/4 यानी कि 1, तो D का मान हमें मिल जाएगा 1। अब इस D के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, हमें प्रथम पद A का मान मिल जाएगा। तो जैसे हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर 5 बराबर A-2, और D का स्थान पर हम 1 रख देंगे, तो 2 गुणित 1, तो यह जाएगा 5 बराबर A-2। तो 1 को हम यहीं रहने देते हैं और 2 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो यह जाएगा 5 ऋण 2, तो A बराबर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार D का मान मिल गया हमें 1 और A का मान मिल गया 3। प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हम जानते हैं कि जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं वे 1 से प्रारंभ होती हैं, तो हमें 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी है जो 100 पदों तक जाती है। अब हमें इन 100 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिखा था, इसी वीडियो में हमने सूत्र को देखा था, SN बराबर N/2 कोष्ठक के अंदर 2A धन N ऋण 1 गुणित D। तो यहाँ पर हमें N यानी 100 पदों का योग निकालना है, तो S 100 बराबर N का मान फिर से 100/2 और 2 गुणित 1 यानी श्रेणी का पहला पद, तो जो है 1, तो 2 गुणित 1 धन फिर से N का मान 100, क्योंकि हम 100 पदों का योग निकाल रहे हैं, N का मान हर जगह 100 रखाएगा, तो 100 ऋण 1 में सीधे लिख देता हूँ 99 और गुणित D यानी सार्वंतर, तो कोई भी दो जो क्रमिक पद हैं उनका अंतर हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा इस श्रेणी में, तो D का स्थान पर 1 रख देंगे। अब 100 में हम 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 50, और कोष्ठक के अंदर 2 को 2 और धन 99 को 99, तो जब 99 और 2 का योग होगा तो वह हो जाएगा यहाँ 101, तो 2 और 99 101, और 50 जैसा बाहर था वैसा हमने उसे पुनः रख दिया है। अब 50 और 101 का गुणा होगा तो आ जाएगा 5050। तो इस प्रकार 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग होगा 5050। आते हैं अगले प्रश्न की। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ODC, ये त्रिभुज ODC ये त्रिभुज समरूप है OBA के, ये वाले OBA ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी इनके सभी जो संगत अंग होंगे वे बराबर होंगे, चाहे वे कोण हो या भुजाएं। और आगे हमें दिया है कोण BOC बराबर 125 अंश, आप देख पा रहे हैं कोण BOC 125 अंश है, और कोण CDO बराबर 70 अंश, तो ये कोण CDO ये 70 अंश हमें दिया गया है। फिर आगे दिया है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसमें। DOC और DCO, DOC यानी ये कोण, DOC यानी ये कोण हमें बीच का ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये कोण हमें ज्ञात करना है।
फिर DCO यानी ये कोण, और फिर कोण OAB यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं, तो आइए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं DOB जो है कि एक सरल रेखा है, तो इस पर जो कोण बनेगा वो 180 अंश का कोण बनेगा ये पूरा। तो जिसमें से एक कोण तो हमें 125 दिया है, वो दूसरा निकालना है। तो हम लिखेंगे चूँकि DOB एक सरल रेखा है इसलिए DOC, कोण DOC यानी कोण DOC कौन सा, ये वाला कोण, ये कोण धन कोण COB, कोण COB यानी कौन सा कोण, ये वाला। ये दोनों कोण मिलकर कितना हो रहे हैं 180 अंश, बराबर 180 अंश, क्योंकि इनके नीचे एक सरल रेखा है। तो DOC का मान हमें नहीं पता है इसलिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे, धन COB का मान हमें पता है ये है 25 अंश, तो हम इसे रख देंगे 125 अंश। 125 अंश ये इसका मान है, बराबर 180। अब कोण DOC बराबर 180 ऋण, ये पक्षांतर होकर 125 इस तरफ आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 125 अंश। तो 180 में से 125 जाएगा तो बचेगा 55 अंश। तो एक कोण का मान हमें मिल गया। आप वीडियो को रोककर इस हिस्से को लिख लीजिएगा। तो अभी हमने कोण DOC का मान निकाला जो कि आया 55 अंश। अब हम निकालने जा रहे हैं कोण DCO का मान। तो देखते हैं इसे। कोण DCO का मान निकालना है, मतलब DCO यानी हमें इस हिस्से का मान निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक त्रिभुज बन गया है पूरा यहाँ। तो इस त्रिभुज में एक मान हमको अब भी ज्ञात हुआ है 55 अंश का, ये वाले कोण का मान हमें 55 अंश ज्ञात हो गया है, और एक मान हमारे पास 70 अंश है। तीसरा मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। आप देख पा रहे होंगे 3 मान में से हमारे पास 2 मान है, ये मान हमारे पास 55 अंश अभी आया है। तो त्रिभुज DOC में अब तीनों कोण को योग लिख देंगे हम। कोण DCO धन कोण CDO यानी ये 70 अंश वाला, धन कोण DOC यानी ये जो 55 अंश हमने अभी निकाला वो, इन तीनों का योग होगा 180 अंश, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोण है, और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और कोण DCO का मान हमारे पास नहीं है, क्योंकि यही मान हम अभी ज्ञात कर रहे हैं, इस वाले कोण का मान ज्ञात कर रहे हैं। धन ये CDO हमें 70 अंश यहाँ दिया है, ये देख पा रहे हैं आप। धन कोण DOC का मान, ये DOC ये वाला मान हमने 55 अंश अभी निकाला है इसके पहले, तो उसे हम रख देते हैं बराबर 180 अंश। अब कोण DCO धन 70 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 अंश बराबर 180 अंश। तो जब आप अगली स्टेप में से 125 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो 180 में से 125 माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ सीधा। तो 180 में से 125 जाएगा तो पुनः इसका मान आ जाएगा 55 अंश। तो इस प्रकार कोण DOC और DCO दोनों का मान हमें मिल गया 55 अंश। अब हमें कोण OAB यानी इस कोण का मान निकालना है, तो इसे हम सीधे ही निकाल पाएंगे। आपने पिछला वाला हिस्सा स्क्रीन को रोककर यहाँ लिख लिया होगा। अब हम आखिरी कोण निकाल रहे हैं OAB। तो हमें प्रश्न में दिया गया है जो त्रिभुज ODC है वो समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, तो इनके जो संगत अंग हैं, तीनों कोण तीनों भुजाएं ये बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कोण DCO है ये संगत है कोण OAB के, और
समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब ये 55 अंश है तो ये वाला हिस्सा भी 55 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज के कोण का संगत कोण है। तो यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। तो ये मान भी आ जाएगा कोण ओ ए बी का 55 अंश, यानी तीनों ही कोण का मान हमें 55 अंश प्राप्त हो गया है। प्रश्न क्रमांक 8, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रमेय के कथन और उसके सत्यापन को मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, अन्यथा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8 के हल के साथ।